Hello friends, I have discussed parliamentary system. So आज हम लोग संसदीय प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। संसदीय प्रणाली के अंतर्गत लोकतंत्र आता है, लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी जो है वो कितने प्रकार की होती है? वो दो प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी और अप्रत्यक्ष डेमोक्रेसी। प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी क्या होती है? तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी जिसमें विधि निर्माण के लिए जनता का भागीदार होना, यानी विधि निर्माण में प्रत्येक नागरिक का अधिकार होना, यह व्यवस्था पहले होती थी या उन राष्ट्रों में चल सकती है जिनकी जनसंख्या बहुत ही कम है। यह वर्तमान परिदृश्य के हिसाब से सटीक नहीं बैठता है। अप्रत्यक्ष डेमोक्रेसी, अब वर्तमान में जो मॉडल चल रहा है वो अप्रत्यक्ष डेमोक्रेसी का चल रहा है। अब अप्रत्यक्ष डेमोक्रेसी क्या है? अप्रत्यक्ष डेमोक्रेसी जैसे हम लोग जो है इसमें नेताओं के द्वारा यानी संसद के द्वारा रूल्स बनाए जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं। इसमें डायरेक्ट जनता इन्वॉल्व नहीं होती है। इसमें हालांकि जो है अप्रत्यक्ष है तो यानी जनता का तो अंश है ही। जैसे एग्जांपल देते हैं कि हम लोग जैसे प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं तो उसमें क्या करते हैं हम लोग कि जब चुनाव होता है, निम्न सदन जो है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। तो निम्न सदन का जब चुनाव होता है तो उसमें सांसद लोगों को हम लोग चुनते हैं। तो सांसद को जनता चुनती है और सांसद लोग ही संसद में बैठ के नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं। तो यह हो गई अप्रत्यक्ष प्रणाली। अब अप्रत्यक्ष प्रणाली में भी जो है इसमें भी अब जैसे जो अप्रत्यक्ष प्रणाली के अंतर्गत जो रिप्रेजेंटेटिव होता है यानी जो सरकार को चलाता है, वो दो प्रकार की सरकारें चलाई जाती हैं इसके अंतर्गत। एक होता है संसदीय, और दूसरा होता है अध्यक्षात्मक। ठीक है, यानी दो प्रकार के इसमें भी पार्ट हैं। अब इसमें संसदीय प्रणाली होती है और अध्यक्षात्मक प्रणाली होती है। संसदीय प्रणाली में आपको पता है कि भारत में जो है यह अपनाई गई है। हालांकि भारत में जो अपनाई गई है वह इतनी सक्सेस नहीं रही है संसदीय प्रणाली। उसके कारण अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले तो हम लोग ये जान लें कि संसदीय प्रणाली का जनक कौन है। तो पहली तो बात हम बताना चाहेंगे कि इसके जनक जो है यूके यानी ब्रिटेन के द्वारा संसदीय प्रणाली को प्रतिपादित किया गया है। और संसदीय प्रणाली के बारे में हम और थोड़ा डिस्कस करेंगे जब हम आपको जो है वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन में ब्रिटेन का संविधान और अमेरिका का संविधान जब पढ़ाएंगे। अब अगली लेक्चर जो हम लोगों की हो सकती है ब्रिटेन के संविधान पर या अमेरिका के संविधान पर। तो यह हो गई जो है संसदीय प्रणाली जो है वो किस प्रकार से ब्रिटेन में अपना जगह बनाई है, किस प्रकार से राजतंत्र को उसने फिनिश किया है। तो इस तरीके की पूरी चर्चा हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पर अभी जो है मोटे तौर पर संसदीय प्रणाली के बारे में पढ़ते हैं। अब इसी में जो है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जो होती है, अब इसका जनक जो है वो अमेरिका है यानी यूएसए है। ठीक है, तो यानी अब इसमें अंतर क्या होता है वो अंतर को भी हम लोग स्पष्ट करते हैं। तो सबसे पहले अंतर को ही हम लोग स्पष्ट कर लेते हैं कि क्या अंतर है। तो देखते हैं। तो संसदीय, यह हो गया संसदीय वाला पोर्शन और यह हो गया अध्यक्षात्मक वाला पोर्शन। अब इसमें देखते हैं, इसमें जो होता है वो शक्तियों के लचीले पृथक्करण पर आधारित होती है।
यानी जो संसदीय प्रणाली होती है वह शक्तियों के लचीले पृथक्करण पर, यानी सेपरेशन ऑफ पावर तो होता है लेकिन वह इतना कठोर नहीं होता है सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, व्हाट इज सेपरेशन ऑफ पावर? तो सेपरेशन ऑफ पावर का हम एक एग्जांपल देते हैं कि जैसे हमारी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यह तीनों अलग हैं। अब उसमें न्यायपालिका की शक्तियाँ जो हैं और कार्यपालिका की शक्तियाँ, तो इनको अपना अपना एक विशेष पावर दिया गया है। वैसे ही राज्य में जो हाई कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट की शक्तियाँ और विधानमंडल की शक्तियाँ अलग अलग दी हैं। तो इस प्रकार से सेपरेशन ऑफ पावर भारत में अपनाया गया है, यानी शक्तियों का पृथक्करण किया गया, लेकिन वो लचीले पृथक्करण पर आधारित है। जबकि अमेरिका में हम लोग बात करें यानी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत, तो वो हम बात करें तो शक्तियों के कठोर पृथक्करण पर आधारित होता है। इसमें बिल्कुल कठोरता से जो है नियमों को जो है बनाया जाता है। अब हम संसदीय प्रणाली का दूसरा पहलू को जानते हैं। इसमें लिख लेते हैं हम कठोर। अब इसमें जो है दूसरे पॉइंट पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो शक्तियों के समन्वय के सिद्धांत पर आधारित होता है, यह शक्तियों के समन्वय के सिद्धांत पर। और अध्यक्षात्मक में क्या होता है, नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है, यह समन्वय और वो नियंत्रण संतुलन के आधार पर जो है। ठीक है, अब हम लोग तीसरे पॉइंट पर आते हैं। तो दोहरी कार्यपालिका होती है संसदीय प्रणाली में। दोहरी कार्यपालिका का मतलब समझते हैं? दोहरी कार्यपालिका सो हम बताते हैं दोहरी कार्यपालिका क्या होता है। पहले तो हम लिख देते हैं दोहरी कार्यपालिका। दोहरी कार्यपालिका, दोहरी कार्यपालिका, और यहाँ पर होता है एकल कार्यपालिका, एकल कार्यपालिका। ठीक है, अब एकल कार्यपालिका क्या है और दोहरी कार्यपालिका क्या है, इसके बारे में हम लोग बताते हैं, चर्चा करते हैं। तो इसमें क्या होता है, दोहरी कार्यपालिका में एक तो होता है नाम मात्र का, और एक होता है वास्तविक। ठीक है, तो नाम मात्र में क्या कौन कौन आ जाता है? जैसे यूके में यानी यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में ताज होता है, ब्रिटेन में, यूके में कर देते हैं, यूके में ताज होता है। यूके में ताज होता है और भारत में, इंडिया में राष्ट्रपति होता है। इंडिया में राष्ट्रपति होता है। वास्तविक में क्या होगा? सरकार का अध्यक्ष, सरकार का अध्यक्ष यानी यूके में कौन है? पीएम। भारत में कौन है? पीएम। ये तब वास्तविक। तो इस प्रकार से आपको समझ में आया कि दोहरी कार्यपालिका क्या है। ठीक है, अब उसके बाद जो है हम लोग चलते हैं एकल वाले में। एकल में क्या होता है? इसमें केवल जो राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, इसमें राष्ट्र के अध्यक्ष हमने क्या बताया कि इसमें दो राष्ट्र के अध्यक्ष होते हैं। एक नाम मात्र का राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, एक वास्तविक अध्यक्ष होता है। वास्तविक अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और नाम मात्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। अब इसमें देखते हैं एकल में, इसमें राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति, इसमें राष्ट्रपति ही प्रधान होता है यहाँ का। ठीक है, तो इन्हीं राष्ट्रपति के माध्यम से ही शासन चलता है, ऐसे मान के चलिए। ठीक है, यानी यहाँ पर राष्ट्र का अध्यक्ष यानी राष्ट्र का प्रतिनिधि वो कौन है? बस आपको यह याद रखना है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति होता है। तो आपको पता चल गया कि संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री प्रणाली होती है और अध्यक्षात्मक प्रणाली में राष्ट्रपति प्रणाली होती है। ये तो आपको पता चल गया। अब जो मंत्री होते हैं, यानी हम चर्चा करते हैं संसदीय में। ठीक है, मंत्रियों का दोहरा उत्तरदायित्व होता है, यानी
मंत्रियों का दोहरा उत्तरदायित्व, मंत्रियों का दोहरा उत्तरदायित्व। एक होता है सामूहिक रूप से, और एक व्यक्तिगत रूप से। सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से। सामूहिक रूप से निम्न सदन के प्रति होते हैं मंत्रियों का उत्तरदायित्व, यानी निम्न सदन का मतलब होता है लोकसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति यानी निम्न सदन, निम्न सदन। और व्यक्तिगत, व्यक्तिगत के अंतर्गत आ जाता है राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्रपति के प्रति। यानी मंत्रियों का दोहरा उत्तरदायित्व होता है, पहला सामूहिक होता है, दूसरा व्यक्तिगत होता है। व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति होते हैं? राष्ट्रपति के प्रति होते हैं, यानी राष्ट्राध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होते हैं, राष्ट्रपति के प्रति होता है, ठीक है। और ब्रिटेन में अगर बात करें तो यूके, मतलब उसमें जो है क्या नाम, ताज के प्रति होता है, ठीक है, राष्ट्रपति यानी राष्ट्राध्यक्ष के, इसमें लोकसभा। अब उसके बाद जो है हम लोग चर्चा करते हैं अध्यक्षात्मक में। अध्यक्षात्मक में मंत्रियों का एकल उत्तरदायित्व मात्र होता है, वो भी उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? राष्ट्रपति के प्रति, यानी राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व, ठीक है। तो आपको यह पता चला। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो है संसदीय प्रणाली में हम लोग चर्चा करते हैं कि मंत्रियों की नियुक्ति के लिए योग्यता एवं शर्तें निर्धारित करते हैं, ठीक है। जबकि उसमें जो है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं होता है, कोई योग्यता व कोई शर्त का जो है प्रावधान नहीं होता है। अब हम लोग संसदीय प्रणाली के गुणों पर चर्चा करते हैं कि संसदीय प्रणाली किस प्रकार से बेटर है और किस प्रकार से बेटर है अध्यक्षात्मक प्रणाली। तो हम लोग चर्चा करते हैं इस पर भी। संसदीय प्रणाली में बताएं तो पहला पॉइंट होता है इसमें कि यह अधिक उत्तरदायित्व वाली प्रणाली है, यह अधिक उत्तरदायित्व वाली प्रणाली है। और इसमें अधिक उत्तरदायित्व, और इसमें क्या है, स्थिर सरकार रहती है इसमें अध्यक्षात्मक वाली। तो स्थिर सरकार रहती है। अब उसके बाद दूसरा, यानी हम लोग संसदीय में चर्चा कर रहे हैं, विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य टकराव की संभावना नहीं होती है। यानी विधायिका यानी जो विधि का निर्माण करती है, और कार्यपालिका का मतलब, जैसे कार्यपालिका का मतलब कैबिनेट जो होती है, विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य टकराव की संभावना नहीं होती है। किसमें? संसदीय प्रणाली में। जबकि जो है अगर हम देखें तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जो है प्रभावी निर्णय की संभावना रहती है। तो हम लोग पहले संसदीय प्रणाली के बारे में ही चर्चा कर लेते हैं सभी बिंदुओं को, फिर उसके बाद अध्यक्षात्मक में जाते हैं। तो हमने पहला क्या बताया, अधिक उत्तरदायित्व प्रणाली, फिर विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य टकराव की संभावना ही नहीं होती है, फिर लोगों के मध्य का आधार व्यापक होता है, लोगों के प्रतिनिधित्व का आधार व्यापक होता है, ठीक है। तो ये भी जो है हम लोग इसमें जो है देखते हैं। अब फिर उसके बाद हम थोड़ा बताते हैं अध्यक्षात्मक वाले में, बता देते हैं कि स्थिर सरकार होती है, इसमें प्रभावी निर्णय की संभावना रहती है और विशेषज्ञ निर्णय की संभावना रहती है, और दल बदल व राजनीतिक दोषों से मुक्त होती है। ये बहुत बेटर बात कही है कि दल बदल व राजनीतिक दोषों से मुक्त होता है। जैसे हम लोगों के यहाँ दल बदल को भारत के अनुसूची 10वें के अंतर्गत रखा गया है, लेकिन इसको निष्क्रिय किया गया है, लेकिन फिर भी निष्क्रिय नहीं किया गया है। तो हालांकि इस पर जो है आगे चर्चा करते हैं। अब जैसे दोष थोड़ा बहुत बता देते हैं, तो गुणों के बारे में चर्चा कर लिया, दोष के बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि तो संसदीय प्रणाली के अंतर्गत पहले जो है चर्चा कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, प्रभावी निर्णय की संभावना कम रहती है,
क्योंकि प्रभावी निर्णय की संभावना इसलिए कम रहती है क्योंकि जो राष्ट्र का अध्यक्ष होता है यानी प्रधानमंत्री को ले लीजिए आप, तो वो जो है अपना वोट बैंक के चक्कर में पड़ा रहता है। 5 साल की सरकार होती है, उसमें 5 साल वो यही सोचता रहता है कि कहाँ पर क्या किया जाए, जो अपना वोट तैयार हो जाए। वो राष्ट्र के बारे में सोचने की स्थिति में नहीं तैयार हो पाता है। इसमें मतलब स्थिर सरकार नहीं होती है, अस्थिर सरकार रहती है इसमें। और इसके अंतर्गत जो है दल बदल का दोष बहुत रहता है, जो हमने अभी चर्चा की थी। इसमें दल बदल का दोष रहता है और इसमें राजनीतिक दोष भी बहुत रहता है, बहुत ज़्यादा, बहुत हद तक राजनीतिक दोष रहता है। फिर उसके बाद जो है अध्यक्षात्मक में जो है हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि इसके दोष क्या है। इसमें क्या होता है, कार्यपालिका और विधायिका के मध्य टकराव बहुत होता है। ठीक है, कार्यपालिका और विधायिका के मध्य टकराव बहुत होता है, जबकि हमने उसमें क्या बताया था संसदीय प्रणाली में कि टकराव नहीं होता है, तो इसमें टकराव होता है। अब तुलनात्मक रूप से कम उत्तरदायी प्रणाली है यह, मतलब अगर संसदीय प्रणाली से तुलना की जाए तो कम उत्तरदायी प्रणाली है यह। फिर उसके बाद सरकार में लोगों के प्रतिनिधित्व का क्षेत्र संकीर्ण होता है और उसके बाद निरंकुश निर्णय लेने की संभावना होती है। जैसे निरंकुश शासन हो जाता है अगर अध्यक्षात्मक, क्योंकि पावर सभी उसी के पास रहती है, तो वो उसको डर होता नहीं, तो अपना प्रभावी निर्णय भी उसको कह सकते हैं या उसको कर सकते हैं निरंकुश निर्णय। तो इस तरीके से अब हम लोग चर्चा करते हैं भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाए जाने का कारण क्या था। देखिए, संसदीय प्रणाली को अपनाए जाने का सबसे बड़ा एक कारण था कि अंग्रेज़ों ने भारत को आज़ाद किया था 1947 में। तो यानी सबसे मुख्य बात है कि पहले से संसदीय प्रणाली भारत में लागू थी, अंग्रेज़ों ने लागू कर रखी थी। तो इसलिए दो ही मॉडल थे, या तो अध्यक्षात्मक। जब भारतीय संविधान, जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ, संविधान लागू हुआ, तो हमें पता चला कि हम लोग कौन सा जो है मॉडल अपनाएं। तो उसमें यही था कि दोनों मॉडल हम लोगों ने कभी नहीं देखे थे, अपनाए थे, तो हम लोगों को जानकारी थी नहीं कि किस मॉडल को कौन सा मॉडल सही रहेगा, कौन सा बेटर रहेगा, क्या नहीं रहेगा। तो इन बीच हमने क्या किया कि संसदीय प्रणाली हमारे देश में ऑलरेडी चल रही थी, तो उसको हम लोगों ने निरंतर रखा, उसको हम लोगों ने परिवर्तित नहीं किया। तो यह अधिक सुविधाजनक और सरल हमारे लिए जो है साबित हुई। और दूसरा कारण यह भी था कि जो हमारे संविधान निर्माता थे वो देश में अधिक उत्तरदायी प्रकार की सरकार की स्थापना करना चाहते थे, यानी ऐसी सरकार की स्थापना करना चाहते थे जो अधिक उत्तरदायी हो। इसीलिए संसदीय प्रणाली को अपनाया गया, ना कि अध्यक्षात्मक। और अध्यक्षात्मक थोड़ी कम उत्तरदायित्व वाली प्रणाली है। दूसरा कारण यह भी था कि संविधान निर्माता यह नहीं चाहते थे कि हाल ही में देश आज़ाद हुआ और हम तुरंत जो है ऐसा नियम बनाएं जिससे द्वंद्व उत्पन्न हो। द्वंद्व का मतलब शीर्ष स्तर पर द्वंद्व का, यानी टकराव हो। यानी शीर्ष स्तर पर किसका किसका टकराव होगा, विधायिका और कार्यपालिका में, अगर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया जाता, चूँकि उसका दोष है या। तो इस तरीके से जो है हम लोग, वैसे अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ये आप लोग बहुत ध्यान रखना कि हमारे संविधान में संसदीय प्रणाली शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। यद्यपि संविधान में संसदीय प्रणाली अपनाई गई है, ये ध्यान रखना, संसदीय प्रणाली अपनाई गई है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान में नहीं इसको जो है लिखा गया है कहीं भी। तो उच्चतम न्यायालय ने इसे संविधान का मूलभूत ढांचा भी बताया है, यानी संसदीय प्रणाली है वो बेसिक स्ट्रक्चर बताया है, यानी बेसिक स्ट्रक्चर में कोई भी संशोधन नहीं हो सकता है। तो हमारे उच्चतम न्यायालय ने या उच्च न्यायालयों ने इसे बेसिक स्ट्रक्चर बताया। संविधान में वर्णित प्रावधानों के आधार पर यह निष्कर्ष भी निकाला जाता है कि संसदीय प्रणाली का अनुसरण किया गया है। यह प्रावधान है, जैसे हमारे संविधान में वर्णित नहीं है, लेकिन संविधान में कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री का होना, राष्ट्रपति का होना, या जैसे राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र प्रधान है तथा पीएम प्रधान वास्तविक प्रधान है। तो ये सब जो है एक्टिविटीज़ से पता चलता है कि संसदीय प्रणाली ही अपनाई गई है।
जैसे एक और हम एग्जांपल देते हैं कि आर्टिकल 75 के 2 के अनुसार, आर्टिकल 75 के 2 में यह बताया गया कि प्रत्येक मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व रखता है। जैसे 75 के 3 में क्या कहा गया है कि संपूर्ण मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व रखती है, अर्थात मंत्रियों का दोहरा उत्तरदायित्व पाया जाता है। जैसे एक तो हम लोग 75 के 2 में देखते हैं, क्या देखते हैं कि प्रत्येक मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व रखता है, और वहीं पर 75 के 3 में क्या वर्णित किया गया है कि संपूर्ण मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति यानी निम्न सदन के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व रखती है। यानी इससे हमको पता चलता है कि मंत्रियों का दोहरा उत्तरदायित्व है। तो यह लक्षण जो है से पता चलता है हमको कि भारत में संसदीय प्रणाली ही अपनाई गई है। अब अगर हम जो है इसकी अच्छाई के बारे में या जो है बुराई के बारे में थोड़ा कैसा मॉडल हम लोगों ने अपनाया, फिर उसके बाद यह कैसा फलित हुआ है, तो हम लोग जो है इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे भारत में संसदीय प्रणाली अपेक्षाकृत ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, कनाडा की भांति इतनी सफल नहीं रही है, क्योंकि वहाँ की डेमोक्रेसी जो है, वहाँ की जनता की साक्षरता दर ज़्यादा है, तो इस कारण उसको इम्प्लीमेंटेशन यानी डेमोक्रेसी का इम्प्लीमेंटेशन, डेमोक्रेसी को जो है मानने वाले लोग ज़्यादा सफल रही वहाँ पर है। जबकि भारत में असफल होने के कुछ कारण हैं, जैसे हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि राजनीतिक दलों में अनुशासन का अभाव है, पहली बात तो ये, और दूसरा क्या है कि राजनीति में नैतिकता का पतन हो चुका है बिल्कुल, यानी मोरालिटी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, केवल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दिखता है बस, बाकी कुछ नहीं दिखता है। इसलिए जो है डेमोक्रेसी का हनन है यहाँ पर, और संसदीय प्रणाली का भी हनन है। राजनीति में भ्रष्टाचार की बढ़ती प्रवृत्ति, यानी राजनीति में अब यह नहीं दिखता है किसी भी नेता को कि क्या राष्ट्र के लिए सही है, क्या राष्ट्र के लिए गलत है, टिप्पणी कमेंट जारी है, बाकी आप समझते हैं। राजनीति में आपराधीकरण का प्रवेश है। जैसे वर्तमान में लोकसभा में ही यानी निम्न सदन में ही देख लीजिए, सर्वाधिक आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति सांसद चुने हुए हैं, या राज्यों में विधानमंडल में हम देखते हैं उसमें भी सबसे ज़्यादा जो है आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति ही हमारे देश को चला रहे हैं। तो यह भी एक कारण है संसदीय प्रणाली का जो है फेल होना। और राजनेताओं की बात करें तो राजनेताओं की लोगों के प्रति जवाबदेही का अभाव है। कुछ ऐसा सिस्टम अपनाया जाए जिससे नेता जवाबदेही उनकी सुनिश्चित हो सके। तो अब जैसे लोगों के मध्य पर्याप्त जागरूकता का भी अभाव है, प्रभावी भागीदारी का भी अभाव है। तो यह सब कारण हैं जो संसदीय प्रणाली को अपेक्षाकृत ब्रिटेन, कनाडा के मॉडल से कमज़ोर करती है। अब जैसे हम लोग संसदीय प्रणाली को किस प्रकार से सफल बना सकते हैं, तो इसके बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं जब इतनी चर्चा की है। तो सबसे पहला पॉइंट तो हम यही कहना चाहेंगे कि भ्रष्टाचार और अपराधीकरण के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए। यानी जो भ्रष्टाचार और अपराधीकरण है उसके प्रति बिल्कुल जो है कोई भी रियायत नहीं, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए। जिन राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव हो उन्हें निर्वाचन में भाग लेने से प्रतिबंध किया जाए। दूसरा तो काम ये हो, दल बदल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। लगाया गया है लेकिन पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया गया, पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए। जैसे पांचवा देखिए, एक और पॉइंट देखते हैं, कौन सा चौथा है, पांचवा, चौथा, सिविल समाज के माध्यम से लोगों के मध्य जागरूकता विकसित की जाए एवं राजनीति में सक्रिय और सकारात्मक भागीदारी सुनिश्चित की जाए। तो इस प्रकार से जैसे एक और है, जैसे ब्रिटेन जैसे देशों से संसदीय परंपरा का अपनाया एवं प्रभावी रूप से लागू किया जाए, तो ये भी किया जाए। और ब्रिटेन वाला सिस्टम तो लागू किया जाए, बल्कि जो है एक और है कि राजनीति में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कठोर कानून निर्मित किए जाए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये ज़रूरी है।